हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि अब सीटेट का एग्ज़ाम पास में ही आते जा रहा है, तो मैं एक सीटेट के लिए मैराथन सेशन का सीरीज़ चला रहा था। तो उसी सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें उस सीरीज़ में हम लोग ईवीएस के पेडागोजी तक हम लोग पढ़ चुके थे, और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कंप्लीट ईवीएस एनसीईआरटी महा मैराथन। इसको आज एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से आपका मैथ पेडागोजी बच जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2, फिर कंटेंट हो जाएगा, फिर साइंस और संस्कृत पेडागोजी आपका बच जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग वही देखेंगे। उसके पहले मैं आर के पाल, आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आई होप जिस तरह से आपने 4 या 5 मैं प्लेलिस्ट में 4 या 5 मैराथन दिया उसको प्यार दिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे भी प्यार देंगे। और इसमें जो भी कंटेंट मैं चूज कर लाया, आई होप आप इतना तैयारी कर लेंगे तो आपका 15 नंबर ईवीएस में जो है उसमें से 12 से 13 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इतनी अच्छी ये मैराथन क्लासेज आज की होने वाली। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उन लोग के भी पास पहुंच पाए जो एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं। और चलिए एक प्रयास करते हैं और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि है क्या ये ईवीएस एनसीईआरटी। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग पहुँचेंगे। देखिए, चाइल्ड लाइन जो है ये कब तैयार हुआ था? 1098 नाइट एंड डे में होता है। इफ़ यू आर चाइल्ड इन इंडिया एंड यू नीड हेल्प कॉल चाइल्ड लाइन। मतलब चाइल्ड के लिए क्या है, नंबर है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए नंबर दिया गया है 1098। अब आइए आगे देखते हैं। हमारा पॉइंट जो स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट, ये टॉपिक वाइज एकदम है, एक भी पॉइंट आप ना छोड़िएगा और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। बीच में कोई भी पॉइंट छोड़ के जाएंगे तो आप मिस करेंगे, इसलिए मिस ना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला हमारा पॉइंट ही जो है, पहला पॉइंट हमारा जो है वो है स्तनधारी। पहला पॉइंट जो है वो आपका है स्तनधारी, मेमेलिया जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे मेमेलिया पढ़ेंगे, सरीसृप पढ़ेंगे और कीट पढ़ेंगे। ऐसे लाइन से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेमल्स को पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, हवेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्तनधारी जीव हम किसको बोलेंगे? वैसे जीव जो क्या करते हैं, वैसे जीव जो अपने बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। और ये इनका तापमान जो होता है ना, वो परिवर्तन के साथ बदलने नहीं देते हैं बाहर के माध्यम से। जैसे मनुष्य हो गया, ये भी क्या होता है, स्तनधारी होता है। गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, चमगादड़, हवेल, मछली, ये जितने भी हैं सब क्या है, स्तनधारी जीव हैं। यानी ये दूध पिलाते हैं, स्तन को धारण ये करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखें, देखिए यहाँ पे आप फिगर से भी देख सकते हैं। बकरी हो गई, मनुष्य होंगे, चमगादड़ हो गए, ये जितने स्तनधारी जीव होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं सरीसृप, जिसको हम लोग रिप्टिलिया कहते हैं, रिप्टिलिया के नाम से जानते हैं सरीसृप। सरीसृप में आप देख रहे होंगे लिखा है कि इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। मतलब वो रेंगते हुए चलते हैं ऐसे। तो जो भी जितने भी जीव हैं धरती पे रेंगते हुए चलेंगे ना, उसको हम लोग सरीसृप के अंतर्गत रखते हैं, रेप्टिलिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सांप, अब देखते होंगे रेंगे चलता है, छिपकली ये भी रेंगे चलती है। टर्टल हो गया, यानी फिर एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ मतलब घड़ियाल, सांप, छिपकली, कछुआ, ये जितने होते हैं सब किसके उदाहरण? ये सब सरीसृप के उदाहरण। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि मगरमच्छ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं या क्या हैं, तो वो हम बता देंगे उसका कि वो मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये छिपकली हो गई आपका, छिपकली यहाँ पे दिखाया गया है, फिर आपको मगरमच्छ दिखाया, फिर सांप को दिखाया गया है। ये जितने भी रेंग के चलने वाले जीव हैं वो आ जाते हैं आपके सरीसृप में, यानी रेप्टिलिया वर्ग में। आइए आगे देखते हैं इसी को। अब देखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे कीट के क्या क्या उदाहरण है।
तो देखिए बिच्छू, ये भी कीट है। तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, ये जितने हैं सब क्या है, कीटों के ये प्रमुख उदाहरण है। जैसे बिच्छू हो गए, तिलचट्टा हो गया, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी ये। अब आइए इसमें देखते हैं सहजीविता। इसमें हमारा जो पॉइंट है वो है सहजीविता। सहजीविता किसको बोलेंगे, इसको जानते हैं। तो देखिए सहजीविता इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। सहजीविता सिम्बायोसिस, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहा जाता है। देखिए जब दो जीव हो गए, मान लो कोई भी दो जीव हुआ, एक दूसरे को क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे, निर्भर तो रहेंगे ही, उसके अलावा एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको हम लोग सिम्बायोसिस कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल, एल्गी और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण। जैसे इसका उदाहरण अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा, शैवाल और फफूंदी जो है ना, ये सहजीविता के उदाहरण होते हैं। तो आई होप सहजीविता आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये पौधा है। अब आइए पढ़ते हैं यहाँ से जानवर। शुरुआत करते हैं जानवर, एनसीईआरटी पॉइंट में जानवर, एनिमल्स के बारे में। देखिए जानवरों की खाल पे जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये जानवर है, आपको देख रहे हैं, जिराफ है, और इस पे जो ये कलर है, जो डिजाइन है इस पे, ये इनके बालों के रंग के क्या होते हैं, कारण होते हैं, यानी इनका बाल जो होता है वैसे होते हैं। आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को कि रात में जगने वाले जानवर निशाचर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं, जैसे उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तान, चूहे, इटिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि रात में जितने भी जीव जगते हैं, जितने भी निशाचर होते हैं, वो उनको कोई चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देगी। ये सीटेट में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ से पूछता है। ठीक, तो आई होप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसमें रात में जितने भी जगने वाले जीव जैसे उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी, चूहे, इनको सफ़ेद और काले ही दिखाई देता है, बाकी कलर ये दिखाई नहीं देता, ना ही देख पाते हैं। अगला इसमें हमारा जो पॉइंट है वो है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में, बहुत से जीव किसी खास मौसम में गहरी नींद में वो चले जाते हैं। जैसे छिपकली हो गई, ठंडियों में देखिएगा ना तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो चली जाती है कहाँ पे, गहरी नींद में चली जाती है। तो गहरी नींद में वो चली जाती है। ठीक, आगे देखेंगे कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि इनको फील हो जाता है कि वातावरण में क्या होने वाला है। ठीक, और फील हो जाता है और कुछ ऐसा हरकत करने लगता है कि लोग समझ जाएंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। जैसे गुजरात में ऐसे ही भुज था, भूकंप 2001 में आया था भूकंप, तो ये जानवरों को महसूस हो गया था और यहाँ से क्या हुए थे, चले गए थे। देखिए जानवरों को भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे जानवरों को भी देखने, सुनने का, महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं इसको कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे हवेल मछली इशारे में बात कर लोगी और बात करके वो क्या करेगी, एक दूसरे के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करके या फिर भोजन को और बचा लेगी उससे। ठीक है, तो इसमें भी सुनने की शक्ति होती है। अब देखिए कुछ जानवरों की नींद है। कौन से जानवर कितनी देर तक सोते रहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा कुछ जानवरों की नींद जो है, तो गाय है वो 4 घंटे सोती है, अजगर है वो 18 घंटे सोता है, जिराफ है 2 घंटे, बिल्ली है 12 घंटे सोती है। अब फिगर में भी आप देख सकते हैं गाय, अजगर, जिराफ, बिल्ली, ये जान गए। अब आइए इसी में जानवर की कड़ी को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक जानवर है जो भालू की तरह ही बिल्कुल देखता है, बंदर की तरह, और उसको हम लोग बोलते हैं स्लॉथ, भालू की तरह ही रहता है। तो देखिए स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। आप देख रहे हैं पेड़ पर लटका हुआ है, बराबर पेड़ पर ही लटका हुआ रहता है और ये दिखाई देगा हमको भालू की तरह, लेकिन भालू होता नहीं है, भालू से ये अलग होता है। अब यह देखेंगे कि ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहता है। इसका वर्क ही है कि ये किसी न किसी पेड़ पर क्या होगा, लटक जाएगा, लटक के आराम से
सोते रहता है, 17 घंटा ये सोता है। सत्रह घंटा ये सोता है, याद रखिएगा इसको। ये टॉपिक पॉइंट है, पूछ देता है क्वेश्चन। आगे देखेंगे कि 40 वर्ष अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसे पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। देखिए ये इतना आलसी होता है कि अपने पूरे 40 वर्ष इसका ये है, पूरे 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ पे ही क्या रहता है और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से भी नीचे उतरेगा। इतना आलसी ये रहता है और जिस पेड़ में रहता है उसी के पत्ते को खाकर अपना क्या करता है, पेट भरता है। इस तरह से लाइसोसोम होता है, सेम चीज़ इसमें है कि जिस लाइसोसोम अपने भोजन के लिए जिसमें रहता है उसी कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह से ये भी करता है, शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है हफ्ता में एक बार और फिर ऊपर चला जाता है और 40 साल तक 8 पेड़ पे ही रहता है और पेट पर रह के अपना ये पेड़ पर रह के अपना पेट भरता है। आगे देखेंगे बाघ। देखिए बाघ अंधेरे में, बाघ के बारे में देखेंगे। टाइगर आप जानते होंगे ये और भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सबसे पहला इसका पॉइंट जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है कि बाघ जो है ना हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। काफ़ी ज़्यादा हुआ। अगर देखेंगे बाघ की मूछें हवा में, आप देख रहे होंगे फिगर में कि बाघों के पास में ऐसे जो होता है ना मूछें होती है, तो बाघों की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है, हवा में कंपन को भांप लेती है जिससे उसे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और वो इसे पता चल जाता है और वो ऐसे अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। समझ गए होंगे आप कि सांप की मूछें क्या करती है, वो हवा में कंपन को भांपती है और अपने शिकार की स्थिति का ये पता चलाती है, इससे वो अंधेरे रास्ते में भी ढूंढ ले। इसके लिए बड़ी बड़ी इसकी मूछें होती हैं। आगे देखेंगे इसी में कि बाघ अपने मूत्र से अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जिस तरह से चींटी होती है ना, सेम प्रोसेस यहाँ होता है कि वो अपने मूत्र करके अपनी गंध क्या करेगा, छोड़ देगा और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। अगर दूसरा बाघ है तो उसको तुरंत क्या करेगा, वो पहचान लेगा। उसके लिए वो क्या करता है, मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है। आगे देखेंगे बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसा मौसम होता है उसमें ये क्या करता है, अपनी आवाज़ को चेंज करते रहता है। अब देखिए बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। हाँ ये राइट पॉइंट है, ये सही पॉइंट है। तो बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। आगे इसी को कंटिन्यू देखिए, बाघ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाघ से क्वेश्चन आता है, बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम जाती है। यानी इनका कान जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा घूम जाएगा। इकट्ठा करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है एलिफेंट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए हाथी जो होती है ना, उसको पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसके शरीर में ठंडक मिलती है, ठंडक रहती है। देखिए हाथी के कान, तो हाथी आप समझ गए, हाथी के कान फैन पंखों जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी कान में क्या होता है, वो पंखे जैसे होता है हाथी के कान। वो गर्मी लगाने पर क्या करेगी, अपने हाथ से कान से लेकर हवा में खिलाएगी, हवा में उड़ाएगी। तो ठीक उसी तरह से हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर भी हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। आगे है कि 3 मंथ्स 3 मंथ के हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 माह का हाथी जो होता है वो 200 किलोग्राम का होता है।
एक बड़ा हाथी दिन में और झाड़िया दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और इंडिया खा लिए। तो आइए आपको ये समझ में आ गया। हाथी बहुत आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक सोता है। अगला देखेंगे इसमें कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा है नहीं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाँ, ये सही बात है। इस झुंड में 10 या 12 हथिनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड के नेता होती है। याद रखेंगे कि कौन होती है, तो हथनी ही होती है। अगला इसमें देखेंगे 14-15 साल तक के बच्चे को। 14-15 साल तक के बच्चे जब इस झुंड 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। वो झुंड छोड़ के क्या होता है, चला जाता है। आगे देखेंगे लंगूर। लंगूर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीवाणु है। अगला जो इंसेक्ट है, कीट है, उसको देखेंगे मच्छर। मच्छर जो है ये क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए मच्छर जो है ना, हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी समय ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो होते हैं हमारे खासकर पैर के तलवे जो होते हैं और हमारे शरीर की गर्मी जो होते हैं, उसी से हम लोग को क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। और मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर जो होता है वो पानी में अंडे देता है। और मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। यानी मच्छरों से जो बीमारी होने वाला है वो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है इत्यादि, ये होती है मच्छर से ये चीज़ फैलते हैं। और ये मच्छर देखिए पानी में अंडे देते हैं और तलवे के पास में जाके ये हमारे तलवे के पास ही और हमारे शरीर की गर्मी से हमें क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। और देखिए आगे और इसमें है कि मक्खी से डायरिया हैजा, मक्खी इसमें दे दिया है, मच्छर खत्म हो गया। मक्खी से डायरिया हैजा टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलती है। मक्खी अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है उसे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार हो जाते हैं। तो जैसे उस खाने को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, खाने को लेंगे, हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे और बीमार पड़ जाते हैं। तो ये हमारा जो हो गया ये क्या हो गया, ये हमारा मक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है मच्छरों से बचने के लिए उपाय क्या क्या हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला हो कि रुके हुए पानी में या इकट्ठे पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पीएच तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। क्योंकि मच्छर में जो होता है लार्वा से क्या करते हैं, बहुत तेज़ी मात्रा में वो ग्रो करते हैं। तो जैसे उसमें किसी भी माटी तेल या कुछ भी चीज़ अगर हम डाल देते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होता है और इसका पृष्ठ नाव, पानी का पृष्ठ नाव जो होता है ना, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे उसका प्रजनन रुक जाएगा। यानी वो अपने संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा। कोई भी तेल, केरोसिन तेल अगर हम डाल देते हैं या टर्पीन का तेल डाल देते हैं तो क्या होता है, मर जाता है। और उसके लार्वा जो होते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और लार्वा उसके मर जाते हैं, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब आइए इसी में देख लेते हैं, जब मच्छर ही पढ़ रहे हैं तो मलेरिया पढ़ लें कि मलेरिया रोग है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है मलेरिया रोग। देखिए रोनाल्डो रेस जो थे, सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। ये रोनाल्डो रेस जो थे ना, ये भारतीय मूल के थे और इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। यहाँ पे आपके मच्छर साहब हैं जो रात में आपको सोने नहीं देते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया गाना आपको सुनाते हैं। अगला देखेंगे कि मलेरिया बुखार में काफ़ी कपकपी और ठंड लगती है, ये लक्षण है मलेरिया का। और मलेरिया किससे लगता है, तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज जो होता है उसी से ही क्या होता है, फैलता है। मादा वाला, नर वाला नहीं, मादा वाला है, फीमेल वाली। और मलेरिया को दूर करने की दवाई जो होती है, आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, मलेरिया को दूर करने की जो दवा होती है वो सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। सिनकोना की छाल से उसको हम लोग बनाते हैं, सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। तो मच्छर से रिलेटेड था ये। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है। अगला इसमें देखेंगे ट्रेन से क्वेश्चन है, इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस एक नंबर आपके पक्के हैं, तो इसका आप ध्यान से देख लेंगे। इस ज़्यादा यही चीज़ पूछता है। देखिए ये ट्रेन हो गई आपकी, इसमें आपको स्पीड दिया रहेगा, फार्मूला पे ज़्यादा डिपेंड होता है, और एवरेज स्पीड दिया है। अगर स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो इसमें डी/टी, डी/टी यानी डिस्टेंस बाई टाइम आपको पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा फार्मूला है, कितनी बार आप इसको पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है कि किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/8 से गुना करते हैं। 5/8 से मतलब किलोमीटर में ये रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा। इसको चेंज करना है हमको मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें अगला देखिएगा, अगला इसमें तीसरा पॉइंट है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 यानी उसी को हम पलट देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, किलो प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं। इसी पे देखिए कह रहा है कि मडगांव से नायरागोल बीच की दूरी लगभग 11 से 34 किलोमीटर। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटों में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। देखिए हमें देखना है, ये दिया है कितना, 11:34। एक मिनट, इसमें देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे दूरी दे दिया है, यानी डिस्टेंस जो दिया है वो हमारा दे दिया है कितना, 1134 किलोमीटर में दिया है। उसके बाद से हमारा समय जो दिया है यानी टाइम जो दिया है वो कितना दे दिया है, टाइम हमारा दे दिया है आपका 21 घंटा। और उसके बाद से कह रहा है कि ये देखो, तो ये किलोमीटर घंटा में दे दिया, लेकिन उसको हमको चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले फार्मूला स्पीड का, स्पीड बराबर d/t होगा। d का मान रख देते हैं हम यहाँ पे 1134 अब बाई 21 कटेगा, जोड़ के देख सकते हैं आप किस नियम से। तो देखिए 4 3 7 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 3 7 से आपका हो गया कितना, 21। और यहाँ पे लिखेंगे आपका 1134/21 होगा, ठीक है। तो 3 7 से हो जाएगा आपका 21, और ये 3 से कटेगा तो 3 3 जा 9 बचा 2, 3 7 जा और 3 8 जा 24, ये भी कट गया आपका। फिर देखेंगे कटेगा नहीं, 8 7 15 3 18 आ रहा है, और नीचे आ गया आपका 7। तो 7 से देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 7 5 35, 7 चौका 28 कटेगा, 7 5 35, 7 5 35 और 7 चौके 28, 54 आ गया आपका, 54 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, 54 हो गया। अब इसको हमको किस में आया, ये किलोमीटर पर आवर में आया, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 54 लिख देंगे यहाँ पे, अब फिर मल्टीप्लाई कितना से, 18/3 से, तो कटेगा 3 9 जा 3, 18 3 54, सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54। और 3 से करेंगे तो 3 18 54, 3 5 से कितना होगा, 15। तो हमारा राइट आंसर 15 हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। अब एक डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से एक नंबर क्वेश्चन आपके पक्के हैं, यहाँ से क्वेश्चन देने ही हैं। तो बेसिकली चीज़ इसमें आप जान लीजिए, सबसे ऊपर हमारा जो होता है नॉर्थ होता है, वो नीचे जो होता है साउथ होता है, और इधर राइट साइड में जो होता है वो ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में जो होता है वेस्ट होता है। और इन दोनों के बीच में जो होगा उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इन दोनों के नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा उसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच में रहेगा तो साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में रहेगा तो साउथ वेस्ट कहेंगे, ठीक। आइए अब ये समझ पाए। अब देखिए, अब आते हम
बसंत गौरी की बात करेंगे। बसंत गौरी जो है वो क्या है? अब कुछ पक्षियों के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो उसी को हम लोग देखते हैं। बसंत गौरी, देखिए बसंत गौरी है, बसंत गौरी है। तो बसंत गौरी के बारे में हम जानेंगे। बसंत गौरी क्या है? बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। बसंत गौरी जो होती है वो गहरा छेद बनाकर क्या करती है? अंडे देती है उसमें, और वो टुक टुक करती रहती है। पेड़ों पर ऐसे है, देख लीजिए आप, पेड़ों पर ऐसे पड़ी हुई है, फिगर से आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमारा जो कह रहा है अगला पॉइंट इसमें कि कठफोरवा, कठफोरवा भी बसंत गौरी की तरफ पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। इसमें कठफोरवा जो होती है वो भी क्या करती है? कठफोरवा ये भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तनों में घोंसला बनाती है, जैसे यहाँ पे है। आगे देखेंगे शकरखोरा, इसी में है शकरखोरा। शकरखोरा किसको बोलेंगे? ये भी एक चिड़िया ही है, तो नाम से पता चलेगा शकरखोरा किसको बोलेंगे। देखिए शकरखोरा सनबर्ड सूर्य पक्षी इसको भी कहा जाता है। देखिए शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला क्या करती है? वो बनाती है। शकरखोरा समझ लिए। इसका घोंसला, देखिए इसका घोंसला जो होता है, इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल, टुकड़े कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। इसका घोंसला आप देख रहे हैं बहुत सुंदर है। इसका घोंसला जो बनता है शकरखोरा का, वो इसका घोंसला जो होता है बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े से ये बनता है। शकरखोरा का घोंसला जो होता है, जो काफ़ी सुंदर होता है। अब आगे देखेंगे इसमें चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज एवं गिद्ध सॉरी, चील, देखिए चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चील और बाज हमसे 4 गुना अधिक पॉइंट तक देख सकते हैं। सीटेट में डायरेक्ट उठा के यहाँ से पॉइंट पूछता है। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है कि चील पूँछ खाँचे वाली होती है। चील की पूँछ जो होती है वो खाँचे वाली होती है। और गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर उस जगह साफ कर देता है। उसे आकाश में ऊंचाई पर पड़ता है। लेकिन अफसोस है कि यही क्या हो जा रहा है? आज गायब होते जा रहा है, यही साफ होते दिख रहा है। यानी इसको ये ख़त्म होते जा रहा है, इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ठीक है, तो गिद्ध जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। चील जो होता है, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। और चील की पूँछ होती है खाँचे वाली होती है। आगे इसमें देखेंगे कि ज़मीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। इतने इनकी आँख तेज होते हैं कि वो 2 किलोमीटर की दूर पर रहेगा तो भी उसको देख सकता है। अगला हमारा जो है वो है डार्जिन चिड़िया, टेलर बर्ड। डार्जिन, देखिए नाम से ही पता चलेगा, डार्जिन चिड़िया, नाम से ही पता चल जाएगा डार्जिन चिड़िया। देखिए डार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें से एक थैली सी बना लेती है, उसमें अंडे देती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक पत्ता जो रहेगा ना उसी को क्या करेगी, इस पत्ता यहाँ पे एक पत्ता जो रहेगा उसी को सील देगी और सील के उसी में अंडे देगी, पत्ते से सील के ही, इसलिए डार्जिन इसको कहा जाता है। अगला है बीबर पक्षी। बीबर पक्षी को देखेंगे। बीबर पक्षी जो है क्या है? देखिए बीबर पक्षी, नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, देखिए ये बहुत ही अजीब है और बहुत ही अच्छे हैं वो, ये घोंसला किस तरह बनाएंगे। इसमें 2 तरह के पाए जाते हैं बीबर पक्षी, नर पक्षी और मादा पक्षी। तो नर बीबर पक्षी जो होते हैं ना अपने घोंसले को बनाएंगे और सभी घोंसले को फिर इसमें मादा जो भी पसंद करेगी, मतलब उसे जो पसंद आएगा उसको पसंद करेगी और फिर उसी में वो जाके क्या करेगी, उसी में वो अंडे देना स्टार्ट करेगी। तो ये बीबर पक्षी हैं, देख लीजिए इनका, आप इनका फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे इसमें फाख्ता पक्षी जो होता है।
देखिए फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता जो होती है कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अगला देखेंगे इसमें कलचीली। कलचीली इंडियन रोबेन, इससे क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। तो इसको देखेंगे। कलचीली जो होती है, कलचीली पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इन घोंसलों में पौधे, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि सबको क्या करते हैं, बिछा देते हैं। और ये खाती क्या है, तो ये छोटे कीड़े मकोड़े को खाती है और इनकी चोंच अंदर से काफ़ी लाल होती है। इनका चोंच अंदर से क्या होंगी, लाल होंगी। तो ये आपकी कलचीड़ी हो गई, इंडियन रोबिन हो गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे मैना। मैना तो बेचारी अब दिख नहीं रही है, बहुत ही कम दिखती है और ये भी विलुप्त होते जा रही है। तो मैना के बारे में जानते हैं। मैना जो है देखिए झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, यानी पूरे गर्दन को अपनी ये घुमा लेती है, झटके से करती है। उल्लू, अब आओ उल्लू, आप लोग हैं उल्लू बन के पढ़ रहे हैं ना रात में, तो उल्लू के बारे में देखते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी ये पूरे पीछे तक घुमा सकता है, यानी 360 तक ये अपने गर्दन को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। और इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। देखिए उल्लू की तरह आप लोग भी ताक रहे हैं ना, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो उल्लू की तरह ये भी, उल्लू का आँख जो होता है क्या होता है, हमारे तरह ही होता है, सामने की तरह ही होता है, मानव की तरह ही इसकी आँख होती है उल्लू की। और ये अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं कौवा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कौवा। क्रो, कौवे घोंसले में लोहे के तार, कौवे घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ जो होती है ये इत्यादि क्या करते हैं, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। ये घोंसला जो बनाते हैं उसमें लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ इत्यादि शामिल होती है। और पेड़ की ऊंची जड़ को, पेड़ की ऊंची जड़ पर घोंसला बनाता है। सबसे ऊपर जो होगा ना उस पर जाके ये क्या करेगा, घोंसला को बनाएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में क्या करती है, अंडे देती है। देखिए ये क्या करती है कोयल, उसी कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वही कौवे के घोंसले में क्या कर देती है, अंडे दे देती है। और कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। और इसमें देखिए बेचारे ये कौवे जो हैं उनके अंडे को सेते हैं, इसलिए तो कोयल को मधुर कहा जाता है। आगे देखेंगे गौरैया, एस्पायरो, ये भी काफ़ी विलुप्त होते जा रही है। गौरैया जो है ना गौरैया जो है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अभी चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के विशेष दिन मनाया था, क्योंकि शहरीकरण कार्य दुर्लभ हो गई। तो बोले तो दिल्ली की क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी होते हुए ये गायब होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। तो इसके लिए जागरूकता बढ़ाना हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, लेकिन ये शहरी के कारण क्या हो गई, दुर्लभ हो गई, यानी ये ख़त्म होते जा रही है। वो वहाँ की जो वहाँ गौरैया जो है ना, वहाँ की दिल्ली के राष्ट्रीय पक्षी हैं। आगे देखते हैं कबूतर, पिजन। देखिए कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं, आप देखिए होंगे। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी ये तोड़ देते हैं। और इसके अंडे जो होते हैं ना, इसमें कौवे, गिलहरी, बिल्ली जो होते हैं वो थोड़ी से इनके अंडे को चुरा के लेके चले जाते हैं और बाहर इसके घोंसले को भी ये तोड़ देते हैं। अब आगे देखिए पक्षियों की चोंच के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चोंच, कि कैसे कैसे इनके चोंच होते हैं। तो देखिए अगर ऐसे नुकीले चोंच है तो वो मांस चीरने फाड़ने के लिए उपयोग होते हैं। अगर इस तरह के है, जैसे पूरा नुकीला रहेगा तो लकड़ी में छेद करने के लिए, जैसे कटफोरवा हो गई। और यहाँ पे देखिए फूलों का रस चूसने के लिए इस तरह से इसका चोंच रहेगा, ठीक है। बाकी कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालना, जैसे बगला होता है, तो इस तरह से उनके चोंच पाए जाते हैं। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए उनके चोंच इस तरह से होंगे। काटने के लिए देखिए ये ऐसे चोंच रहेंगे। तो ये कुछ चोंच के प्रकार है। अब आगे देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाज, चील, गिद्ध, मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। बाज, चील और गिद्ध जैसे जो होते हैं ना, मांसाहारी पक्षी जैसे होते हैं, उसी तरह से इनके हुक की तरह ये क्या होंगे, चोंच मुड़ेंगे।
तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को उतरने में मदद करती है। तोता में जो पाया जाएगा वो घुमावदार होगा। कबूतर गौरैया आदि में चोंच छोटी चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। तो चोंच से रिलेटेड ये कुछ चीज़ था। अभी आगे इसमें देखेंगे कि मछली पकड़ने वाले चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। मतलब उनकी चोंच होगी, पतली होगी, लंबी होगी और सुई जैसी होगी। कुछ पक्षियों की चोंच निस्पंदन फर्टिलाइजर सिस्टम प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रक्रिया होती है। इन पक्षियों के उदाहरण है हंस, बत्तख। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं, जैसे बत्तख हो गए, हंस हो गए, ये पानी के आसपास रहते हैं और अपने भोजन चोंच मिलने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। उसे क्या करेंगे, छान के तब अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। तो ये पक्षी से रिलेटेड था। अब आगे देखेंगे बिहार का एक ज़िला है, पहले आगे देखेंगे क्या है, एक मधुमक्खी पालन है। अब पालन देखेंगे, इसमें कीठी चल रहा है तो मधुमक्खी पालन। देखिए बिहार के, हाँ आ तो गया, बिहार की बात आ गई। बिहार वाले जितने आए वो खुश हो जाएंगे। मैं खुद बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, गोपालगंज ज़िला से। देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर गांव जो है ना, वहाँ पे बोचहा गांव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और कब से कब तक होता है ये स्टेटमेंट पूछता है और देता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यहाँ मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी समय यही होता है। और ये देता है कि मधुमक्खी पालन करने का सही समय क्या है। मधुमक्खी पालन को आप लोग जानते होंगे कि क्या बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। और लीची के फूल जो होते हैं वो कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक ये मध्य का काम ज़्यादा करते हैं लोग। मधुमक्खी में क्या होती है, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है और कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। इसमें एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे को देती है और कुछ नर मक्खी भी इसमें शामिल होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है, छत्ते में कुछ नर मक्खी। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है, यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मतलब ये अपने इशारों में बात करती है नाच करके और दूसरे मक्खी को पता चलता है, फिर वहाँ मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। ये सारे वर्कर वाले जो होते हैं ना, उनका काम होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी, मीठा का घोल डाला जाता है। एक बक्से का उपयोग किया जाता है, इस तरीके का बक्सा है जो, इसमें चीनी और मीठा का घोल डाला जाता है। मधुमक्खी के डंक में अब देख लेते हैं कि क्या पाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी में भी ये फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखेंगे पक्षी, एनसीईआरटी पॉइंट इसमें क्या है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं वो घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर ज़मीन के पानी में पक्षी जो होते हैं ना, केवल अंडा लेकर अपना घोंसला बनाएंगे। बच्चा जो हो जाएगा तो छोड़ के वो चले जाएंगे अलग अलग। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। पक्षी में ये चीज़ पाया जाता है कि दो अलग अलग चीज़ों को क्या करेंगे, वो एक साथ देख लेंगे, यानी उन पर नज़र डालते हैं। जब अलग अलग चीज़ें पर केंद्रित होते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनका पुतली जो होता है ना, वो घूम नहीं सकता है। वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, ठीक है। वो घूम नहीं पाता। पुतली हम लोग का जो होता है उसी तरह से उनका भी होता है, तो वो घूम नहीं पाता है। आगे देखेंगे कि पक्षियों के पंख उन्हें मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं। इनके पंख क्या होते हैं, झड़ते रहते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन इसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इनकी मदद से सुनता है। पक्षी के कान तो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सिर में छोटे छोटे छेद रहते हैं जो ढके रहते हैं, और इसी से ये पक्षी सुनते हैं। अब आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा जो है वो अलबरूनी। पक्षियों से सहयोग, आपको जो भी पॉइंट आएगा वो आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं अलबरूनी। देखिए 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत है, इनका नाम अलबरूनी था। 1000 से भी ज़्यादा साल हो गया उस समय
भारत में एक यात्री आया था जिसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उज़्बेकिस्तान के ये थे और इन्होंने अल बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को, जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ये क्या किए, यहाँ की सारी जगहों को देखे, खासतौर पर जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में, अल बरूनी जो थे उस समय तालाबों के बारे में लिखते कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश में इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। तो यहाँ के लोग जो थे ना वो तालाब बनाने में काफ़ी मशहूर थे और इसी पे इन्होंने एक किताब भी लिखा था। देखिए बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडों को सरिये से जोड़कर तालाब चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, ये देखे थे। और इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग होते हैं, यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। ये सारी चीज़ों को ऐसे कुंड बनाया जाता था और चबूतरे बनाए जाते थे सरियों से। आज इतिहास पढ़ने वाले लोग अल बरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बरूनी का किताब का नाम किताब उल हिंद है, याद रखेंगे किताब उल हिंद इन्होंने लिखा था और वो बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है। अब आगे देखेंगे पचहेंद्री पाल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल है अल बरूनी के बाद से। ये फैक्टर इसलिए दिए गए लैंगिक रुग्णता को दूर करने के लिए, ताकि लेडीज इतने काम कर सकती हैं, जेंट्स और इतने काम कर सकते हैं। अगला हेडिंग हमारा जो है वो है बचहेंद्री पाल। देखिए बचहेंद्री पाल भारत की पहला और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये चढ़ाई की थी। ये भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बचहेंद्री पाल का जन्म अरुणाचल के चमोली जिले में बम्पा गांव 24 मई 1954 में इनका जन्म हुआ था। उत्तरांचल के चमोली जिले में था। बचहेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। देखिए पिकनिक में ये, तब ये कुल 12 वर्ष की आई थी। 12 वर्ष की आयु में ये 4000 किलोमीटर तक ऊंची चढ़ गई थी, पिकनिक पे गई थी। तो इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। उनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। आपको क्या लगता है ऐसे ही हम चढ़े जाएंगे, ये चढ़ गए? नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, सिलेक्शन होता है और कोच होते हैं तब वहाँ पे जाए तो, और ये ग्रुपिंग होता है, ग्रुप रहता है इसमें, तभी ये लोग जाते हैं। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर ये बनी थी। बिना टीम का कोई वहाँ पे जाता नहीं है। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर, टाइम इम्पोर्टेंट है, पर अपना पहला कदम 8848, 885G, 889 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर रखा है। इसका ऊंचाई कहीं पे 2848 देता है, कहीं पर 2850, कहीं पे 89 ऊंचाई उसकी देता है। उस पर इन्होंने अपना कदम रखा और इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो ऊपर जो वहाँ पे था वो जगह ही नहीं था, एक साथ ही गए थे लोग, लेकिन वो कदम नहीं रख पाए। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली। अपने भारत के झंडे को क्या किया इन्होंने, ऐसे फहराया और फिर ली। देखिए और आगे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया, ये नहीं पूछता है फिर भी जान लीजिए, स्टेंट उड़ान भरी जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। 16 जनवरी 2003 को इनका क्या हुआ, डेथ हो गया, ठीक, और इनकी मृत्यु हो गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वो चांद पर 1969 में गया था और इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ना प्रथम व्यक्ति थे और ये चांद पे पहली बार गए थे। अब देखिए सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे। सुनीता विलियम्स जो थी ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारत की मूल की दूसरी महिला थी और 307 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। ये 195 दिन अंतरिक्ष में थी। 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2000 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत के सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में इनको, और ये नासा में इनको इंजीनियर के रूप में चयन हुआ था 1998 में।
और 2008 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये हमारी कल्पना चावला हैं, सॉरी सुनीता विलियम्स है। और सुनीता विलियम्स के देखिए अनुभव क्या किए बताई थी, स्पेस में गई थी तो ये वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। मतलब अंतरिक्ष में एक जगह पे ये बैठ नहीं सकते हैं, फ्लोट रहते हैं, तैरते रहते हैं। पानी भी रुकता था, पानी भी नहीं रुकता था, पानी इसमें होगा ना वो रुकेगा नहीं, बुलबुले के बन के उनको फ्लोट करते रहता था, मतलब वो तैरते रहता था बुलबुला। चेहरे या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था, ये धोना होता तो। और यहाँ देख लीजिए, वहाँ कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, जिस तरह से ये खड़े हैं, कंघी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो इनके ये अनुभव थे। वहाँ एक चीज़ और था कि टहल नहीं सकते थे, फ्लॉट करने की आदत हो गई थी, एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, वहाँ रुकना है तो खुद को बांधना पड़ता था। अब आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी, कर्नम मल्लेश्वरी जो थी ना, एक वेट लिफ्टर थी जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और ये 130 किलोग्राम तक की भार उठा लेती थी और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। अगला देखते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जगह पर काम करने वाले गिनी चुनी महिलाओं में से एक है ये जो थी। और ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, बहुत काफ़ी होता है और इन्होंने संभाला था। इनका गांव थाना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। इनका गांव जो है थाना मंडी में है और जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में ये है। चमकता सितारा, आगे देखेंगे, चमकता सितारा, सूर्यमणि, गर्ल्स स्टार इनको बोला जाता है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कार्य जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। स्कूल वहाँ पे नहीं जाते लेकिन इन्होंने स्कूल जाते। सूर्यमणि चाहते थे कि लोगों के त्यौहार पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले नहीं और अपने पहनावे को चाव से पाने, ये इनका हमेशा से चाह रहा। जड़ी बूटियों के समझ और बाँस की चीज़ों को बनाने की कला बच्चे भी सीखें, अपने स्कूल की भाषा तो सीखें या अपनी कुड़ुक भाषा का भी उसमें जोड़ें। कुड़ुक भाषा जो होता है एक भाषा होता है झारखंड को होता है, ये अपने यहाँ के थे। और इस सब तुरंग क्या होता है, तुरंग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासी खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। गाने बजाने की चीज़ को भी रखा जाता है, जैसे किताब वगैरह रख के। तो कुड़ुक समाज एक होता था उस समय जिसको तोरंग बोला जाता था और तोरंग में आदिवासी खासकर रहते हैं और किताबों को संभाल के ये रखते हैं, आदिवासी ही थी ये। देखिएगा, सूर्यमणि जो है वो 21 साल की थी, तो उसने वासी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। इन्होंने एक सेंटर खोला था, उसने इस जगह का नाम रखा था तोरंग। तोरंग एक जगह का नाम है। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। कुड़ुक भाषा में देखेंगे तो तोरंग का मतलब जंगल होता है। कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है, यानी कुड़ुक जो है झारखंड के लोगों की क्या है, भाषा है। अब देखेंगे इसी में है जंगल। देखिए, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो लोग 25 साल के जंगलों में एक जगह रह रहे हो तो उन्हें एक कानून अधिकार देता है कि वह इस जगह पर चाहें वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। मतलब अगर वो 25 साल से अगर एक ही जंगल में है तो वहाँ पे जो चाहे वो उगा सकते हैं, कोई हटा नहीं सकता। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है और वहाँ के जो भी ये हैं वहाँ की ग्राम सभा करे। खाने की खुदाई और बांधों के निर्माण से जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, पहले ये थे। अब देखेंगे आगे, दांडी यात्रा गांधी जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिसका कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 1930 में भारत ने क्या किया था, नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी और खुद से बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो उसी समय गांधी जी ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना है कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ने बताया था कि जो चीज़ें हमें मिला है उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा करने की सुनी कानून, और इस गलत कानून को, नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। अब आगे देखेंगे, राकेश शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था।
और वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए रवाना होते 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस में स्टेशन सैल्यूट में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 7 दिन वहाँ पे थे। 1984 में भारत सरकार ने इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में यांत्रिक यात्री का प्रशिक्षण ये प्राप्त किए थे। आगे देखेंगे विष्णु चिचालकर इंदौर में ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ये एक व्यक्ति हैं, पर्सन है। इन्होंने सूखे पत्तों से, जो इंदौर के हैं, एमपी के हैं, जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तरुण भारत संघ, आगे देखेंगे तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अभी भी यहाँ ये जल के लिए एक चलता है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। इन्होंने क्या किया है? 10,000 से ज़्यादा तालाब बनवाए हैं। लड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गाँव में रहती है। लड़की माई का अब आगे रहती है। इस गाँव की औरत का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में लड़की माई की भी मदद की थी इन्होंने। ठीक, आगे देखेंगे ब्रेल लिपि। जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो देखते नहीं सकते व्यक्ति होते हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए एक लिपि होता है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। लुइस फ्रांस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने माता पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, यानी ये भी अंधे ही थे। पढ़ाई बहुत रुचि थी, तो ये पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न तरीक़ों से सोचने लगा। फिर एक तरीका निकला जो बाद में लुई स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। ये खुद अंधे थे, फिर भी एक चीज़ निकाले पढ़ने के लिए, पढ़ने के ये शौकीन थे। बाद में उसको किस नाम से जाना गया? लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये आता है पॉइंट आपको पूछता है सीटेट में। एक मोटे कागज़ पर नुकीली चीज़ों से 6 बिंदुओं को भरा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदु पर उंगली के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाता है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। याद रखेंगे, यह आता है। आगे देखेंगे वेल्क्रो। आगे देखेंगे है वेल्क्रो। 1948 की घटना, जब एक दिन जॉर्ज मेस्टल ने इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा तो हैरान रह गए। इन बीजों के बारीकी से देखने में पता चला कि बीज में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रिश्ते पर अटक गए थे। यह देख जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया वेल्क्रो बनाने का। यही देख के उन्होंने वेल्क्रो बनाना स्टार्ट किया। अब देखेंगे कल्पना चावला। कल्पना चावला ये भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च करनाल हरियाणा में हुआ था। कब हुआ था? हरियाणा में हुआ था 17 मार्च 1962 में। 1988 में कल्पना चावला ने नासा एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी, यानी नासा से शुरुआत की थी। 1995 में नासा की यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा मिशन शुरुआत हुई, जिसमें वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान से 6 सदस्य थे। दिल्ली का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे कुछ घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। अब देखेंगे हम रेल टिकट में लिखी जाने वाली जो जानकारी है वो, इस पर क्या क्या लिखा रहता है। यहाँ से क्वेश्चन तो कम पूछते हैं लेकिन जान लेते हैं। पहला श्रेणी लिखा रहता है, ट्रेन नंबर लिखा रहता है, ट्रेन का नाम लिखा रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय लिखा रहता है, गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की तारीख तथा समय, यानी कब पहुँचाएगी, टिकट प्रारंभ होने का, टिकट समाप्त होने का स्थान, बस का नाम, नंबर, किराया, कुल दूरी, पीएनआर संख्या। पीएनआर संख्या होता है जब कंफर्म कराते हैं टिकट तब। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक ट्रेन में के टिकट पे लिखी होती है। आगे देखेंगे जानवरों का शिकार किसके लिए किया जाता है आखिर। देखिए हाथी को उसके दांतों, गेंडों को सींग, हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडों को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे इसमें परजीविता और सहजीविता। परजीविता और सहजीविता। परजीविता देखिए वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं।
मतलब ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं और आश्रित रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। परजीवी जंतु ये कहलाते हैं, जैसे जोक, जू, अमरबेल, ये चीज़ हो गया। आगे देखेंगे, और ये बगुला पे आप देख सकते हैं, ये क्या करता है, ये सहजीवी करता है, यानी ये इस पे जितने भी ये चीज़ होते हैं कीड़े मकोड़े, उसको ये खा लेता है, अपना इसको भोजन मिल जाता है और भैंस को आराम भी मिल जाता है, तो इसको हम लोग सहजीविता कहेंगे। देखते हैं आगे, देखिए चीट हो गया। चींटी मधुमक्खी रेशम का कीड़ा अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं रेशम का एक कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। मतलब ये क्या होते हैं, गंध से ही क्या करते हैं, अपने सदस्यों को वे पहचान लेते हैं। अब देखेंगे रेगिस्तानी ओग, रेगिस्तानी ओक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से सीटेट में देते हैं, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक जो होता है, इस तरह से फिगर इसका दिया हुआ है। इसकी पत्तियाँ जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है, इसमें पत्ती बहुत कम होगी, और इसकी ऊंचाई क्लास की दीवार के बराबर होती है, लगभग क्लास की जितनी दीवार होती है उतने। इस वृक्ष की जड़ वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 30 गुना गहराई तक नीचे ज़मीन के भीतर जाता है, जब तक ये जल तक नहीं पहुंच पाता है। इसका जड़ जो है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। लिखा रहता है इसमें पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जब कभी इससे इलाके में पानी नहीं होता या पीने की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर, पतला पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। ये पौधा ऐसा रहता है कि अगर पानी किसी में नहीं है तो यहाँ पर पाइप डाल के इसमें से उसको प्यास अपनी बुझा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। अब आगे देखेंगे क्रोटोन पौधा। अगला हमारा जो है वो है क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधा ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिंगल दे देते हैं, यानी इनको सिंगल पौधा भी बोला जाता है। क्रोटोन पौधे की जड़ में ज़मीन ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है, इस पौधे की पत्तियाँ सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, तो यह एक प्रकार का सिग्नल देती है। क्या होती है, एक सिग्नल होता है। आगे देखेंगे नेप्थानिस पिक्चर प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप भी देखे होंगे इस चीज़ को। नेप्थिन्स नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। देखिए, इंडोनेशिया में पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, और अपने भारत में मेघालय में ये पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये ऐसा पौधा होता है ना जो कीड़े मकोड़ों को, छोटे पौधे को ये शिकार कर लेता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, यही चीज़ है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और इसमें आसानी से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। नेप्थनिस पौधे को हम लोग घटपड़ी पौधा भी कहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप घबराएंगे नहीं, कर लेंगे। अनिकितभक्षी इंसेक्ट पौधे डायन, सोडर इत्यादि ये होते हैं। अब आगे देखते हैं बरगद जो है वो दोस्तों, अगला पौधा जो है वो है नेप्थिन्स। अगला पौधा जो देखेंगे वो है नेप्थिन्स पिचर प्लांट, इसको बोलते हैं, पिचर प्लांट है। अगला पौधा जो है वो है पिचर प्लांट। आइए जानते हैं कि पिचर प्लांट है क्या, और इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे कि पिचर प्लांट क्या है। पिचर प्लांट के बारे में जानेंगे। नेप्थिन्स नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। देखिएगा, ये मेघालय में पाया जाता है, इसके अलावा इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेप्थिन्स जो होता है, यह पौधा कीड़ों मकोड़ों, इंसेक्ट और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये पौधा क्या होता है, यहाँ पे है, आपका दिखाई दे रहा है। ये छोटे पौधे कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, छोटे जीवों का शिकार करता है और कीड़े मकोड़ों को खाता है। और भारत में पूछा जाएगा तो भारत में मेघालय में पाया जाता है, इसके अलावा इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। देखिए, घड़े के जैसा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, घड़े के जैसा दिखता है, जिसके पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, पत्ती का ये ढक्कन। यहाँ पे देख लीजिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पत्ती का ढक्कन यहाँ पे लगा हुआ है, तो पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। यहाँ पे जो रहता है ना, उसी में जाके क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। यहाँ पे अजीब तरह के यहाँ से खुशबू निकलते हैं। अब आगे देखेंगे कि नेप्थिन्स पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। नेप्थिन्स पौधा जो होता है, इसको हम लोग घटपड़ी पौधा भी
कहते हैं, इसको घटपौड़ी पौधा भी कहा जाता है। आगे इसी में देखेंगे, आगे लिखा है कि अन्य कीटभक्षी पौधे डायनिया, संडे इत्यादि हैं। इसके अलावा भी अन्य कीटभक्षी पौधे हैं जिसको हम लोग डायनिया, संडे इत्यादि भी कहते हैं। ये पौधे का नाम है। अगला पौधा जो देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बनियान ट्री, बरगद। बरगद पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें, आइए समझ लेते हैं इसको बरगद होता क्या है। तो बरगद पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप ये देख रहे हैं, ये जितने भी चीज़ें ये लटकी हुई हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसके जड़ हैं। इसके क्या है, रूट है, जड़ हैं। और देखिए आगे, देखिएगा आगे इसमें क्या हो रहा है कि जो होता है और आगे ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। जड़ें मजबूत खंभों की तरफ पेड़ को सहारा देती है। क्या होती है, ज़मीन के अंदर ये चली जाती है और ये पेड़ों को क्या करता है, टहनियों को ये सहारा देता है। बरगद, बट वृक्ष इसको भी कहा जाता है, काफ़ी छायादार होता है और इसमें इस जड़े पे बच्चे पकड़ के इसको क्या करते हैं, झूला खेलते हैं। तो आप ये समझ गए बरगद। अब आगे देखिए पौधे जिसके भाग हम लोग खाते हैं, कौन कौन पौधे हैं। पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे जड़ हो गया, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है। तो जड़ का हम लोग, जड़ किसका खाते हैं, मूली का, गाजर का, चुकंदर, टोपकियो, शकरकंदी, टोपकियो, शकरकंदी, ये जितने होते हैं इसका हम लोग जड़ खाते हैं। अब तना किसका खाते हैं, तो आलू का, प्याज का, अदरक का, इसका हम लोग तना खाते हैं। पत्ती किसके खाते हैं, तो धनिया पत्ता, गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता इत्यादि। बीज किसके खाते हैं, तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान का। फूल किसके, तो सहजन का, केला का, कचनार का हम लोग फूल खाते हैं। फली किसके खाते हैं, तो मटर का हम लोग फली खाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप इतना पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे देखेंगे विदेश से आने वाली सब्जियाँ कौन कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विदेश से आने वाली सब्जियाँ। तो देखेंगे विदेश से जो हरा मिर्च, टमाटर, आलू ये कहाँ से आया, ये साउथ अमेरिका से आया। क्या देखेंगे, ये कहाँ से आया, साउथ अमेरिका से आया। गोभी और मटर कहाँ से आई, यूरोप से। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी ये कहाँ से आई, अफ्रीका से आई। सोयाबीन कहाँ से आई, तो चीन से आई। तो याद रखेंगे ये कौन से पौधे कहाँ से आए, ये विदेश से आने वाली सब्जियां हैं। अब आगे देखेंगे घास, इसी में देखेंगे आगे पॉइंट जो है वो है घास, ग्रास जिसको बोलते हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। देखिए इसकी जड़ें जो होती है ना, काफ़ी मजबूत होती है और ज़मीन के अंदर फैला हुआ रहता है, इसलिए इन्हें खुरपी से क्या किया जाता है, खोद कर निकाला जाता है। खुरपी से खोद के इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। आगे देखेंगे इसी में पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, ये कौन कौन अनुकूलन पारिस्थितिक का मतलब वातावरण में। तो देखेंगे इसमें पहला पॉइंट हमारा जो है, पहला पॉइंट लिखे हुए हैं जलोद्भिद हाइड्रोफाइट्स। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। जो अधिक जल वाले स्थानों पे पाए जाएंगे, जल वाले अधिक स्थानों पे, उसको जलोद्भिद कहा जाएगा, हाइड्रोफाइट्स कहा जाएगा। अब आगे है समोद्भिद, मिजोस्फाइट। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत बाग, बगीचे, खेती इत्यादि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। समुद्रभीद में क्या क्या आएंगे, वैसे पौधे जो वनों में उगते हैं, बगीचा में उगते हैं, खेत में उगते हैं। ठीक, अब उसके बाद से आपका मरोद्भिद देखेंगे। मरोद्भिद किसको बोलेंगे, तो मरोद्भिद आता है इसके बाद से आपका पौधा। तो मरोद्भिद पौधे उसको बोलते हैं जीरोफाइट जिसको होते हैं। इन पौधों को मरुस्थलीय यानी जो राजस्थान में पाए जाते हैं या रेगिस्तान में, डिजर्ट में, उसको बोला जाएगा मरुद्भिद पौधे। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है, यानी सॉइल नहीं होगा, आप जानते ही होंगे। जहाँ डिजर्ट की बातें आ गई, तो डिजर्ट में क्या होंगी, पानी की कमी होंगी, तो पानी तो होगा नहीं। जैसे में कैक्टस हो गया, तो कैक्टस क्या है, कैक्टस एक तरह का पौधा है, कैक्टस से पौधा पाया जाता। ठीक, तो वो मरुद्भिद पौधा होता है। अगला इसी में है लवणभिद। जो पौधे खारे जल वाले जगह में पाए जाते हैं उसको हम लोग हेलोफाइट कहते हैं।
अगला देखेंगे ड्रिप या टपकन सिंचाई विधि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पंजाब साइड में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है टपकन सिंचाई का। तो देखिएगा इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़े क्षेत्र में बूंद कर करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण इवोपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा कि क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पाइप के माध्यम से इसको दिखाया गया है। और ये टपकन सिंचाई होती है, यहाँ से पानी जो होती है रिस के पौधों में यहाँ पे क्या होती है, जाती है। ठीक है, तो ये टपकन सिंचाई विधि है। इसमें देखेंगे उसके बाद से हमारा जो आता है वो आता है बीज जो आता है बीज जो है वो कहाँ होता है ये देखेंगे। तो बीज में देखेंगे आप सीड्स कि बीजों का प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे। नीम की पत्ती इनकी ओर से बचाती थी। मतलब बीजों को बचाने के लिए सूखी लौकी में क्या करते थे, वो बीजों को रख देंगे और उस पर मिट्टी का लेप लगा के उसको रख दिया जाएगा और नीम की पत्ती उस पर डाल दिया जाएगा, जो कीड़ों से क्या करती थी, बचाती थी। अब पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़े में चिपक करता था, पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बीज का एक चीज़ और है कि ये स्वयं भी अपने बीजों को क्या करेंगे, दूर फेंक देंगे। कपड़ों में चिपक कर ये पानी के जरिए या एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। सोयाबीन की फलियाँ फट जाती है, उसमें बीज बाहर निकल आते हैं। सोयाबीन का बीज जो होता है उसमें फल जो होता है वो पक जाता है, उसके बाद से उसमें से बीज क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ऊपर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। देखिए सौंफ आपका जो होता है वो भी बीज है, काली मिर्च भी बीज है, गेहूँ जो है ये भी क्या है, आपका बीज होता है। ये तो टोटल चीज़ ये बीज से रिलेटेड था। आगे अभी उसी में देखेंगे कि नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर आदि में बीज होता है। ये इतने भी चीज़ होते हैं ना, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में क्या होता है, बीज होता है। और जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, उन्हें ये मना किया जाता है कि बीज वाले चीज़ों को आप ना खाएं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए मिट्टी में जैसे गोबर को मिला देंगे तो उसमें गोबर में क्या पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है, तो इसमें कीड़ा क्या होता है, नहीं लगता है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। अगर किसी कपड़े में बंधा हुआ बीज है और भिगोया गया है पानी में, तो वो सबसे ज़्यादा भिगोए गए पानी में कपड़े से जो बंधा हुआ बीज है वो अंकुरित हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा में बीज होता है सांस लेने में सक्षम होता है। अगला इसमें देखेंगे कि दांत के दर्द के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। दांत के दर्द के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखेंगे पौधे से रिलेटेड चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्रेगर मेंडल साहब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ग्रेगर मेंडल जो थे ना, मुख्य रूप से इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। और इन्होंने क्या किया था, इनका जन्म जो होता था एक गरीब परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था, सन याद रखेंगे। और इन 7 साल तक मध के बगीचे में 28,000 याद रखेंगे पौधे, 28,000 पौधे पर कई बारीकी से प्रयोग किया और ढेर आकर इकट्ठे किए थे। ये मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, और इन्हें बताया था कि 22 सेक्टर का गुण इसमें पाया जाता है मटर के बीज में, मटर के पौधे में। जैसे सभी चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे का तने का लंबा या नाटा होना, ये सारी चीज़ क्या है, उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, पर चिकने बीज वाले, खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए, नहीं तो वो चिकना होगा, नहीं तो क्या होगा, खुरदरा बनेगा। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे बीज का पीले या हरे, पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। मेंडल ने यह भी बताया कि जब पीला और हरा मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले वाले बीज होते हैं, यानी पीला मिलेगा तो फिर आगे जो पीढ़ी होगा वो ज़्यादा पीला होगा। आगे देखेंगे तुलसी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप घरों में आप देखे भी होंगे इसे। तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती है। तुलसी जो होती है ना, एक औषधीय रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं खांसी दर्द, सर्दी इत्यादि में। और
इसमें कोई ग्रंथियाँ नहीं होती है, बैक्टीरिया इसमें नहीं होती है, इसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाले कोई भी बैक्टीरिया नहीं होती है। अगला देखेंगे सरसों, इसमें पत्तियाँ होती है जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेल भी इससे प्राप्त किया जाता है सरसों से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखेंगे पटसन का रेशा। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है। पटसन आप देख लिए। आगे देखेंगे एनीमिया। आगे रोग का नाम है एनीमिया। देखिए एनीमिया आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से इसमें मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इसमें बच्चे जो होते हैं ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। और देखिए उनका एनर्जी लेवल हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। इसमें आयरन की कमी हो जाएगी, उसका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। लोहा गुण आंवला हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। ये अगर वो पर्सन खाए, व्यक्ति खाए, तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। आगे देखेंगे आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब एज देख लेंगे और एज के अकॉर्डिंग कितना कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। ये देखिए नवजात शिशु अगर है तो उसको 17 से 22 डेसीलीटर ब्लड होना चाहिए और 1 सप्ताह का शिशु है तो उसे 15 से 20 लीटर। 1 महीने का शिशु है तो 11 से 15 डेसीलीटर। वयस्क बच्चे हैं तो बच्चे 11 से 13 और वयस्क पुरुष 18 से अधिक ऊपर है तो 14 से 18 और वयस्क महिला 18 से वर्ष ऊपर है तो 12 से 16 डेसीलेट। अगला देखते हैं इसमें अबू धाबी। बहुत अभी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका सब बाकी है जी। टोटल का टोटल है, अभी बहुत है। उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत है, अभी मिजोरम, फिर ट्रिप बहुत है अभी। आइए कोई दिक्कत ना है, बारी बारी से आराम से देखेंगे क्लास को। एक क्लास में आपका पूरा NCERT EVS जो है ना वो क्लियर आपका हो जाएगा। पॉइंट देखेंगे गोलकुंडा फोर्ट। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है गोलकुंडा फोर्ट जो हैदराबाद में है। देखिएगा इसमें क्या है मेन चीज़ें, इसको पढ़ेंगे हम लोग। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। गोलकुंडा फोर्ट जो है आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और इसकी दीवार की एक भाग, इसकी दीवार जो है वो कैसी है तो वो जान लीजिए। इसकी दीवार जो है वो गोल, आप देख रहा है कि इस दीवार के भाग एक गोलाकार शेप में है जिसमें बेसज या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर ऐसे 87 बुर्ज है। यहाँ पे जो गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बुर्ज कहते हैं। और ये हैदराबाद में है और इसमें ना कम से कम 87 बुर्ज ऐसे हैं जो गोल रूप में है, जिसको हम लोग बुर्ज कहते हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 15 से 18 से 1787 तक शासन किया। इससे पहले 12वीं ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। कुतुब शाही सुल्तान जो थे ना वो गोलकुंडा में 15 से 18 से लेकर 1687 ईस्वी तक शासन किए थे। और इन्होंने 12वीं ईस्वी में गोलकुंडा किला जो था ना उस समय मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन अभी ये मिट्टी से नहीं है। ऊंची और गोल दीवारें तक दूर देखने में मदद करती थी, जिससे
आक्रामक का पता चल जाता था। और ये दीवारें जो थी ना, ये दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी कि बहुत दूर तक देख लेते थे और आक्रामक का पता ये चल जाता था। इसमें देखिएगा, औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था और असफल रहा था। और औरंगजेब को आप जानते ही होंगे, ये जो आया था यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन असफल रहा था गोलकुंडा फोर्ट पे, इसके किला पे। अगला देखेंगे लद्दाख। लद्दाख अगला पॉइंट है। लद्दाख जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लद्दाख तो ये जानते हैं, इसके बाद लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। लद्दाख को हमको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा। और इसको हम लोग लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ 1-2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग जो होगी कैसी होगी, 1-2 फ्लोर की होगी बस। और घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। और घर जो होगा किसका होगा, पत्थर का होगा, जिसका छत और फर्श लकड़ी का होता है। दीवार मिट्टी की ओर उस पर चूने की मोटी की परत चढ़ी होती है। और दीवार जो होगा वो मिट्टी की होगी और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ बारिश कम होती है, जाहिर सी बात है, जब वो ठंड के मौसम है यहाँ पे, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। लकड़ी का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी से है लद्दाख में, देखिए इसी से रिलेटेड चीज़ है कि ग्राउंड फ्लोर में जानवर को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडोज नहीं होती, यानी सबसे नीचे जो होता है, 2-2 तल्ला तो बनता ही है, 2-2 बिल्डिंग 2 मंजिला, लेकिन उसमें एक मंजिला जो ग्राउंड में होता है ना, तो ग्राउंड में क्या होता है, उसमें जानवरों को रखा जाता है। लेकिन जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो इसमें आ जाते हैं हम लोग, ग्राउंड फ्लोर में रहने के लिए आ जाते हैं हम लोग, और इसमें विंडो नहीं होता है। अगला देखेंगे, गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, और यहाँ पे गर्मी के मौसम में फल लोग सुखा लेते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरे, पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरा, पीला भुट्टा। यहाँ पे ये भुट्टे जो होते हैं आप पका पका खाते हैं, ये ज़्यादा मिलते हैं। लद्दाख में झूले झूले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में एक भाषा है झूले झूले, इसका मतलब होता है वेलकम। देखिए, ट्रॉली से लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी के पार करने के लिए किया जाता है। ट्रॉली होता है यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है लद्दाख में नदी को पार करने के लिए, इसको हम लोग ट्रॉली बोलते हैं, जो लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है। तो ये लद्दाख से रिलेटेड चीज़ें थी, आप देख लिए। अब आगे देखेंगे चोंगथोंग। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है चोंगथोंग। चोंगथोंग देखिए है क्या, चोंगथोंग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। 5000 मीटर ऊंचाई, कितना, 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख के क्षेत्र दक्षिणी पूर्व में फैला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, ये चोंगथोंग है जो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में है, यानी चाइना की तरफ, लेकिन कुछ इसका हिस्सा जो होता है लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व में पड़ता है। यह चांगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग है। ये चांगपा एक क्या है, प्रजाति का नाम है, जिसकी आबादी कितनी होती है, 5 लोग। यह हमेशा अपने भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। और ये जो होते हैं ना, हमेशा अपने भेड़ बकरी के साथ वो घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैम्बो कहते हैं। ये जहाँ पे रहते हैं, जहाँ टेंट बनाते हैं, उसको ये लोग रैम्बो कहते हैं। उसको ये लोग क्या कहेंगे, रैम्बो कहेंगे। और आगे इसमें देखेंगे, कि चोंगथोंग जो होते हैं, इन पर लिखा है चोंगथोंग आदिवासी लोगों के टेंटों को 1000 साल पुराने, 1000 साल से भी पुराना है। इनका जो टेंट होता है वो 1000 साल से भी पुराना होता है। आगे देखेंगे कि यह सर्दियों में, यहाँ देखेंगे तो यह सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की हवा चलती है। यहाँ पे सर्दी में भी क्या होता है, सर्दी में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है सीटेट में, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सर्दी में 70 किलोमीटर पर घंटा की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथोंग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। चांगपा का मतलब क्या होता है भाषा में, चांगथोंग का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कम लोग निवास करते हैं।
लेखा अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। इस तरह से जहाँ पे बकरी और भेड़ों को रखते हैं उसको ये लोग लेखा बोलते हैं, अर्थात टेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी भेड़ और बकरी को ये रखते हैं। आगे देखेंगे कि लेखा की दीवारें जो होती है, लेखा की दीवारें जो होती है वो पत्थर की बनी होती है और हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है ताकि जानवर को आसानी से पहचान सके। औरतों की छोटी बच्चियाँ जानवरों को गिन कर चराने ले जाते हैं, फिर लौटा कर उन्हें दोबारा गिनती है। यहाँ पे औरत जो होती है ना, छोटी छोटी बच्चियाँ होती है, वो क्या करती है, जानवर को चराने ले जाएगी और फिर उसे लौटा कर उन्हें दोबारा गिनती है। यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चरने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी बकरियाँ पाई जाती है, भेड़ पाई जाती है, उनके बाल जो होते हैं ना घने और मुलायम होते जाते हैं, तो वो ऊंचाई और ठंडी जगह पे चरने के लिए उसको लेके जाते हैं। आगे इसी में देखेंगे, ये ख़त्म हो गया। देखिए ये लद्दाख से रिलेटेड पॉइंट ख़त्म हुआ। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे जो वो है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। आप नाम इसका सुने ही होंगे, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीटेट के व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ यहाँ से क्वेश्चन उसमें देता ही देता है। तो आइए जानते हैं, देख लेते हैं इसको। पश्मीना शाल, देखिए पश्मीना शाल चंगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। देखिए ये जो होता है ना, बकरियों के बालों से क्या होता है, बनता है। पश्मीना शाल जो होता है बकरियों के बालों से ये बनता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ही ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर होती है। जहाँ से ये शाल मिलता है, ऊन मिलती है, वो लगभग 5000 मीटर ऊपर आती है ऊंचाई से। ठंड में टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस से, ठंड में टेम्परेचर जो होता है वो देखिए कितना बढ़ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। देखिए इतना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। आगे देखेंगे इसी में कि बकरी के शरीर पर गर्म बालों के कोट ऑफ हॉट हेयर कहा जाता है। मगर ये गर्मियों में गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में किया जाता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। सोचिए इतनी, इनका एक बाल जो होता है इतना पतला होता है ना कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। अब सोच लीजिए कितना mm का होता होगा। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं और ये पश्मीना शाल जो होता है ना वो हाथ से बनाया जाता है और लगभग 2.5 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। 2.5 घंटे इसमें लग जाते हैं। 24 घंटा लगता है ऐसे तो 24 × 5 = 120। आप देख लीजिएगा कितने दिन इसमें लगेंगे, तो 2.5 घंटे लगभग लग जाते हैं। और ये सीटेट में डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट उठ के पूछता है। अब आगे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका देखेंगे कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर, ये देखिए 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। एक पश्मीना शाल जो होता है ना वो 6 स्वेटर के जितना गर्म होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब अगला पॉइंट जो देखेंगे वो देखेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में देखिए, श्रीनगर कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वत पर, कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। ये देखिए ये घर है श्रीनगर में। यहाँ पे कुछ पहाड़ पर बनते हैं घर, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वत पे, कुछ पत्थरों के बने होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। अब इसी में देखेंगे हाउस बोट। यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। हाउस बोट आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो 80 फीट तक लंबा हो सकता है और 8 से 9 फीट तक चौड़ा होता है। इसी में आगे देखेंगे डेंगा। इसी में आगे हम देखेंगे वो है डोंगा। देखिए ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में, ये वो डल झील भी जम्मू कश्मीर में वहीं पे मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह घर तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इस छत पर डिजाइन होता है उसे ख़त्म बंद कहते हैं। जो यहाँ पे छत आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो चीज़ है डिजाइन होता है उसको ख़त्म बंद कहा जाता है। अगला देखेंगे कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने देखिए
कश्मीर के घर क्या होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, ढलान वाली छत होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, विशेष प्रकार की खिड़कियाँ, फिल्मों में भी देखे होंगे इस चीज़ को। कुछ विशेष प्रकार की खिड़कियाँ जो होती है वो लगी होती है और इनमें एक सुंदर सा डिजाइन बना होता है। शिकारा नाव, शिकारा बोट है, पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये क्या करती है, वहाँ पे लोग जो आते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको ये क्या करती है, आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों का तेल मछली को पकाकर खाते हैं नारियल के तेल में। कश्मीर में क्या करते हैं, सरसों के तेल में मछली को पका लेते हैं और गोवा में नारियल के तेल में, गोवा में ज़्यादा नारियल मिलता है तो नारियल के तेल में, और कश्मीर में सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा मछली को ये खाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे इसी में, ये तो बता दिए। अब देखिए मनाली, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मनाली से क्वेश्चन आते हैं। मनाली देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश में है। मनाली में भी बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में दोनों चीज़ होता है, बारिश भी आएगी और बर्फ़ भी पड़ेगा। अगला, यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छत ढालू होती है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर की तरह ही यहाँ की घरें जो होती हैं वो ढालू होती हैं, पत्थर और लकड़ी की ये बनी होती हैं। गद्दी जनजाति के लोग हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक गद्दी जनजाति होता है, यहाँ पे वो लोग पाए जाते हैं। तो हिमाचल पे मनाली आप देखें हनीमून के लिए ऐसे बहुत ही अच्छा जगह ये है। यहाँ पे जाके आप छुट्टियाँ मना सकते हैं, हनीमून भी मना सकते हैं। हनीमून के लिए ही ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं क्योंकि नज़ारा बहुत अच्छा होता है। आप भी एक बार जा सकते हैं। अगला देखेंगे उत्तराखंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। उत्तराखंड देखेंगे ना तो पहाड़ियों के बीच में एक इस तरह का जगह पाया जाएगा जहाँ से फूल ही फूल दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता नहीं है। यह फूलों की घाटी कहलाती है। इसी को हम लोग फूलों की घाटी कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को फूलों की घाटी कहेंगे। कई झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झाँकते हुए मिलते हैं। ये देखिए कहीं पे वाइट फूल दिखाई देगा, कहीं कहीं पे लाल फूल दिखाई देते हैं, झाँकते हुए ये दिखाई देते हैं। उत्तराखंड आप समझ लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट इतना ऐसे आता है। तो इसको फूलों का शहर भी कहा जाता है, फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगला देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री क्या है, योगी आदित्यनाथ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं क्यों फेमस है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए, कन्नौज जिला के बारे में आप जानते होंगे। कन्नौज जिला जो है ना वो इत्र के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किए जाती। इतनी सारी चीज़ें यहाँ से वो क्या होती हैं, तैयार की जाती है। कहाँ से, तो वो आपके कन्नौज जिला से। और देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत बनाई जाती है। यह कचनार का यही फूल है, इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और कथक, ये कभी कभी नृत्य पूछ देता है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक, जो है क्या है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछता है। अगला देखेंगे बिहार। जब जहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई तो बिहार कहाँ पीछे रह जाएगा। तो आइए बिहार पे जानते हैं क्या है। बिहार में एक ज़िला है मधुबनी ज़िला। इस ज़िले का नाम क्या है, मधुबनी ज़िला। जहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में कई तरह के चित्र बनाए इस तरीके से क्या किया जाता है, वो चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्टेटमेंट बना के देता है कि यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। चावल जो होता है उसको घोल दिया जाता है हल्दी डाल के, तब उसको बनाया जाता है। इन रंगों को बनाने के लिए, देखिए उसी में पॉइंट है, इन रंगों को बनाने के लिए नील हल्दी क्या क्या लगता है, ये डायरेक्ट है क्वेश्चन पूछ सकता है। नील हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या आदि का इस्तेमाल किया जाता है इस रंग बनाने में। चित्रों में इंसान को बनाया जाता है, जानवर को, पेड़, फूल, पंक्षी, मछलियाँ आदि जीव का जंतु के साथ में बनाए जाते हैं। इस सब के साथ में क्या होता है, बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम इसी ज़िले के नाम पर ही पड़ गया। मधुबनी ज़िला इसका नाम ही था और बहुत पुराना है चित्रकला, इसी ज़िले पे इसका नाम मधुबनी पेंटिंग बन गया। आगे देखते हैं असम।
आगे देखेंगे असम। असम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। असम में जो घर होंगे वो ज़मीन से 10 या 12 फुट, और हमारे यहाँ बिहार में या अदर जगह पे 10 या 12 फीट पे छत हो जाती है। और यहाँ क्या होता है, ऊपर होते हैं। जो ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। ऊंचाई में इसको बनाया क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। देखिए भारत में यही तो है, कहीं पे बाढ़ तो कहीं पे सुखाड़, कहीं पे बारिश तो कहीं पे बारिश होगा ही नहीं। अब देखिए ये जो होते हैं तो इसी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। और ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों के ही प्रयोग होता है। ये मकान जो होते हैं, घर जो होते हैं, ये बांस से ही बनाए जाते हैं और अधिकांश लकड़ी का ये लोग प्रयोग, अंदर भी लकड़ी का प्रयोग होता है लेकिन कम करते हैं। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। असम में क्या है, बांस तथा रस्सी का इस तरह से पुल बनाया जाएगा। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। उसमें इस बांस को हम लोग गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो वो कौन से होंगे, देखिए बोरा जो है ना एक फसल है, वहाँ के चावल की एक किस्म है जिसको पकने के बाद से वो चिपचिप से हो जाते हैं। अगला देखेंगे मिजोरम। आज पूरा एनसीईआरटी हम लोग क्लियर कर ही लेंगे। जैसे मैंने बोला था, ये कंटेंट जो है ना सबसे अलग होगा, और सबसे अलग तो होगा ही, प्लस आपको इससे आउट ऑफ 15 है तो आउट ऑफ 13 तो कोई रोक नहीं सकता अगर इसको फॉलो कर लिए और पूरा वीडियो को देख लिए तो। अगला देखेंगे मिजोरम। मिजोरम मतलब में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ पे क्या, मिजो भाषा बोली जाती है। और यह 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ पे 3/4 लोग जो रहते हैं वो जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, चावल है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है जी, तो चावल है। देखो यहाँ खेतों की लौटें निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस बर्तन बनाए जाते हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे मिजोरम शब्द। देखिए झूम खेती मिजोरम में ही होती है। झूम खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन देते हैं। झूम खेती क्या है, मिजोरम है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो आइए मिजोरम के बारे में भी आप जान गए होंगे। अगला इसी में क्या है, देखिए यहाँ की मुख्य फसल जो है क्या थी, यहाँ की मुख्य फसल चावल है। खेतों की लौटें निकाली जाती है। मिजोरम में जो होते हैं वो बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती में मिजोरम में होती है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती कहते हैं। तो समझ होंगे। अब देखिए खेतों की लौकी निकाली जाती है, ज़मीन को साझा किया, आप समझ लिए। अब देखिए इसी में आगे जो देखेंगे ना वो है चिराओ नाच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिराओ नाच, चिराओ डांस। मिजोरम में मनाया जाता है। यह यहाँ के फसल का काम ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाचते हैं। चिराओ नाच में क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं उसको काम ख़त्म करके और यहाँ पे आ जाते हैं तो उसको इकट्ठा होकर नाचना पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे चिराओ नाच हो गया। चिराओ नाच। अगला राज्य जो है अगला स्टेट जो है वो केरल इसको बोलते हैं। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। केरल में टोपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टेपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। टेपियोका क्या कहा जाता है, कप्पा। टेपियोका एक क्या है, एक तरह का फल है जिसको ज़मीन के अंदर उगाया जाता है। अगला देखेंगे कि अगला है बल्लम। लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। क्या होती है, एक छोटी नाव होती है जो लकड़ी की बनी होती है, उसको हम लोग बल्लम कहते हैं। ये केरल में ही पाई जाती है। केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम भाषा बोली जाती है, जिसमें मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है, नानी को अम्मुमा कहा जाता है, चाचा को चिटपन कहा जाता है और चाची को जम्मा कहा जाता है और पिता को अप्पा कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आते हैं। आगे देखेंगे इसी में केरल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो है केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी बोट का उपयोग किया जाता है। ऐसे होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है।
अगला पॉइंट इसमें कि केरल मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची इत्यादि बहुत मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। और यहाँ केले के फूलों से सब्ज़ी बनाई जाती है। केले का फूल जो होता है ना, उससे सब्ज़ी यहाँ बनाई जाती है। यहाँ की सब्ज़ी जो होती है वो केले के फूल से बनती है। आगे अगला स्टेट देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। देखिए, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली कस्बे में है। एक पोचमपल्ली वहाँ पे, मुख्तारपुर गांव जो है पोचमपल्ली कस्बा है, वहाँ पे ये गांव है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, वंडा, सांभर, नारियल की चटनी इत्यादि है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछता है, व्यंजन इसका पूछता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट में। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रिय भोजन है वो क्या है? इडली है, डोसा, बंडा, सांभर, नारियल की चटनी इत्यादि होता है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में, इस जिले का अधिकतर लोग बुनकर हैं, मतलब बुनाई करने वाला अधिकतर लोग इस जिले के जो हैं अधिकतर लोग बुनकर हैं। और पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम जाना जाता है। चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। पोचमपल्ली जो होता है कलमकारी के लिए जाना जाता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे चमकदार साड़ियाँ पाई जाती है, उसके लिए फेमस है पोचमपल्ली। एक मिनट, तो आई होप आप पोचमपल्ली समझ चुके होंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, अब अगला स्टेट देखेंगे वो है मुंबई। मुंबई देखेंगे, अगला स्टेट हमारा जो है वो क्या है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर जो होता है मुंबई होता है, और इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है, जो अभी चेंज हो चुका है। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की टीम मुंबई में है। नागपाड़ा जो है और अफसाना जो टीम है बास्केटबॉल की, वो मुंबई में है। बाजार गाँव महाराष्ट्र में है। एक गाँव है बाजार, जिस गाँव का नाम है बाजार गाँव, वो महाराष्ट्र में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई है। बच्चू खान प्लेग्राउंड जो है ना, वो भी मुंबई में, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था। जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था। तो ये समझ लिए। अगला इसमें क्या देखेंगे कि मुंबई में जो होता है, मुंबई में सहजन के फूल का पकौड़े, सहजन के फूल का जो पकौड़ा होता है, सहजन के फूल का पकौड़ा महाराष्ट्र में खाया जाता है। बर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन, बर्ली एक चीज़ हो गया जिसका पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इसके सीमा पर मिलेगा महाराष्ट्र और गुजरात के। और इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़, जानवर आदि से जुड़ी प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इस आर्ट में गाय का गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। इस आर्ट में ये जितने भी आर्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें गाय का मिट्टी और गोबर प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान। देखिए, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में जो घर बनाया जाता है मिट्टी से बनाया जाता है और इनको लीप पोत के सुंदर बनाया जाता है मिट्टी से ही, और इनके छत पे जो होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में टैंक को टंका कहते हैं। राजस्थान में एक टैंक होता है जिसमें पानी को, ऐसे टैंक है जिसमें पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग टंका कहते हैं। अपने आंगन में ज़मीन गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं ना, अपने आंगन में ही क्या करते हैं, गड्ढा खोदने के पानी को रखने के लिए, और अपनी छतों की ढाल बनाते हैं। और छतों की ढाल इस प्रकार होता है जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाया जा सके। क्योंकि राजस्थान है तो इसको रेगिस्तान कहा जाता है, भारत का थार जिसको बोलते हैं, यहीं पे है वो। यहाँ पे बारिश तो कम ही होता है, इसकी वजह से पानियों का व्यवस्था ज़्यादा होता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। देखिए, जब राजस्थान रेगिस्तान है तो यहाँ पे बारिश कम होगी ही होगी। आगे देखेंगे कि खिजरौली गांव,
एक खिजरौली गांव में खिजरी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे राजस्थान में, खिजड़ी। और खिजड़ी गांव है, यहाँ पे बारिश न होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खिजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी छाल बार्क दवा बनाने के काम में आती है। इसकी छाल जो होती है वो दवा बनाने के काम में आती है, ठीक है। इस लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, इससे फलिया से सब्जी बनती है। इसके फलिया से क्या होती है, सब्जी बनती है। इसमें कीड़ा भी नहीं लगता और इससे सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसका पत्ती जो होता है वहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं वो खाते हैं। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा जो है वो है इग्लो एस्किमो। इस तरीके का क्या होता है, इग्लो बर्फ़ में लेह लद्दाख में ज़्यादा, मनाली में या फिर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा इस तरह के घर बनाए जाते हैं। इग्लो जो है एस्किमो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या होता है, आदमी अंदर चला जाता है और उसी में रहता है। ये पहाड़ की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, तो इग्लो ये है, बर्फ़ में ये बनता है घर। अब देखिए राज्यों के कुछ प्रमुख त्यौहार है, इसको जान लेते हैं। राज्यों के प्रमुख त्यौहार, तिल संक्रांति जो होता है यूपी बिहार एमपी में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो होता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नवान्न पश्चिम बंगाल में। ओणम केरल में, ये काफ़ी पूछा जाता है। बिहू असम मनाया जाता है, ये काफ़ी पूछता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं। अगला देखेंगे, अगला देखो, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। अर्जेंटीना देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टा खड़ा होता है। जैसे हम पृथ्वी पे सीधा खड़ा होते हैं, लेकिन वहाँ का अर्जेंटीना एक देश का नाम है जहाँ पे व्यक्ति जो होता है पृथ्वी के सापेक्ष उल्टा खड़ा होता है। मतलब हम सीधे हैं, वो उल्टा उसके खड़ा होगा। अगला देखेंगे, जल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल वाटर, महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलावा जब फ्रेश वाटर 2.7% ही है। इसको लगभग 70% भाग बर्फ और चादर हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल जो होता है वो महासागर होता है। महासागर के जितने भी जल होता है आपको पता ही होगी कि नमकीन होते हैं, जो पीने लायक होते नहीं हैं। लेकिन इसी में केवल 2.7% ही जल जो होता है फ्रेश होता है, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन लगभग 70% भाग जो होता है ना बर्फ़ की चादर में, हिमानी के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में क्या होता है वो पाया जाता है। अब आगे देखेंगे, इसी से जल जब पढ़ रहे हैं तो इसमें देख लें, कुआँ या बावड़ी। सीढ़ीदार कुएँ या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होती है। ये जो है कुआँ या बावड़ी, ये सीढ़ीदार कुएँ या बावड़ी जल भंडारण के लिए बनाई जाती है, व्यवस्था बनाई जाती है, जो जल स्रोत के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। आगे देखेंगे, मृत सागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी सागरों में पानी नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन है, तो वो मृत सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक ही होता है। 1 लीटर पानी रहेगा ना, उसमें 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि हम आराम से लेटे हो, ऐसे आराम से तैर सकते हैं। इसमें डूबेंगे नहीं, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से। अब आगे देखेंगे पाचन के रहस्य। पाचन के रहस्य देखेंगे, सेक्रेट ऑफ डाइजेशन। डॉक्टर बोमिन ने मार्टिन खिड़की वाले पेंट सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। इन्होंने मार्टिन के पेट में कुछ पाचक रहस्य निकाला और पाचक रहस्य से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमिन की तालिका यहाँ पे देखिए। डॉक्टर बोमिन है, पाचन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताए हैं। देखेंगे इसमें कैसे ये किए थे, और खाने की चीज़ लिए थे और गिलास में पाचक रस निकालने थे कितना समय लगता है। कच्चा दूध दिए थे ना, 2 घंटे 15 मिनट में ऐसे सिंपली निकल जाता है खाने के बाद। लेकिन गिलास में जो पाचक रस 4 घंटा 45 मिनट लग जाता है। फिर उबला दूध था वो 2 घंटे लग जाता है, लेकिन वो 4 घंटा 15 मिनट में गिलास में घूम रहा था। पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में गलता, उसमें 8 घंटे में ख़त्म हो रहा था, पच रहा था। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में, वो 6 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेटा हुआ अंडा 2 घंटे में, तो 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटे में क्या होता था, ये होता था। डॉक्टर बोमेट ने देखा कि जल्दी पहचान के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। हमारा पेट जो होता है ना, क्या होता है, खूब घुमाता हिलाता है उसको। वो ये भी देख पाया कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अगर परेशान होगा या ज़्यादा स्ट्रेस में होगा या टेंशन में होगा, तो उसके अंदर खाना ठीक से नहीं पचता। ये उन्होंने बताया कि हमारा पेट पाचक रस अम्ल एसिड की तरह होता है, और यही बताया था कि पाचक रस जो होता है ना, एसिड की तरह होता है।
ठीक, आगे देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको जान लेंगे। आम के गुद्दे, गुड़ और चीनी मिलाकर मामी ट्रांडा आम पापड़ बनाया जाता है। आम के गुद्दे, गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि गुड़ और चीनी आम को ख़राब नहीं होने देती, धूप से नमी में बची रहेगी। इसके लिए क्या किया जाता है, पापड़ का और गुड़ और चीनी का उपयोग करके उसको आम पापड़ बनाया जाता है और नमी में सुखाया जाता है ताकि धूप से नमी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अचार रखने से पहले शीशी जो होता है अचार रखने वाला आप देखे होंगे, उसको सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए, यानी उसका नमी ख़त्म हो जाए, फिर अचार ख़राब ना हो। शीशियों में थोड़ी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा, क्योंकि शीशी में अगर नमी रहता है तो अचार सड़ जाता है। आम को पूरे साल चलाने के लिए अचार, आम पापड़, चटनी, ताफिरस इत्यादि कई चीज़ें बनाई जाती है। आम को ज़्यादा दिन चलाना है तो उसके लिए उसका अचार बना दीजिए, आम पापड़ बना दीजिए, चटनी बना दीजिए, टॉफ़ी बना दीजिए, रस बना दीजिए, कई चीज़ें इससे बन सकती हैं। अगला इसमें देखेंगे कि किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद प्रगति पद्धति की जानकारी समय उस सामान के बनने की तिथि, मूल्य का पता चलता है और उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल हुई सामग्री के सामान के वजन के बारे में भी पता चलता है। ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जहाँ से जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। समझ गए। अब देखिए ब्रेड वाला भी समझ गए। अब आगे देखेंगे हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व क्या क्या जरूरी है। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपके साइंस में भी पूछते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, आपको पता है न्यूट्रिएंट्स इसी को बोलते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, बॉडी बिल्डर भोजन कहा जाता है। तो प्रोटीन जिसमें मिलता है उसको इस तरह से कहा जाएगा। अब आगे देखेंगे इसी में है आगे कि प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि तथा, ये समझ गए। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को रेशे, डायरेक्टली फाइबर तथा जल की आवश्यकता होती है। इन्हें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रेशा जो होता है उन्हें रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दालू, आल, ताजे फल और सब्जियाँ हैं। रुक्षांश सबसे ज़्यादा इसी मिलते हैं, साबुत में, दाल में, आलू में, ताजे फल में, सब्जी में। छिलका उतार के सब्जी को, फल को धोया जाता है, उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार लिए और उसके बाद से अगर सब्जी काट के अगर उसको धोए तो उसके कुछ विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पहले ही सब्जी को धोना चाहिए। आगे देखेंगे हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। 30 डिग्री सेल्सियस होगा, अम्लीय होता है और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। यही रस जो होता है क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। ठीक है, आगे इसी में देखेंगे उद्यायु। आगे का पॉइंट जो है उद्यायु है। सर्दियों में खेतों में ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों को मटकों के बीच उलटा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पक्की सब्जी को कहते हैं उद्यायु। गुजरात में उद्यायु का मतलब है उल्टा। गुजरात में उद्यायु का मतलब होता है उल्टा और ये पक्की सब्जी के चीज़ के लिए है। इसी में आगे देखेंगे कि उद्यायु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। ठीक है, अब देखिए लिंगहुफेन काफ़ी फेमस है और सीटेट यहाँ से भर के क्वेश्चन देता है, तो इसको जान लेंगे। लिंगहुफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है, हांगकांग में सांप का मांस वहाँ पे बनाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, आगे देखेंगे राजमा चावल और छोला भटूरा। राजमा चावल और छोला भटूरा इससे तो एक आते हैं पंजाब का, ये सबसे फेमस खाना है। आगे देखेंगे अब थ्रेसिंग गहाईकरण निष्पादन विधि। इसमें देखेंगे आगे कि लिखा है कि काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसा अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाती है। काटी गई जो फसल है उसको अगर हम बाहर निकाल दिए तो उसको हम लोग कहेंगे थ्रेसिंग या गहाई करना। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज से बीज निकालते हैं। इस डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेशर द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे निष्पादन विधि आखिर है क्या, विनोइंग। इस विधि का उपयोग हल्के भूसे कणों के अनाजों के लिए किया जाता है, जैसे गेहूँ, दाल आदि से अलग किया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ा
कर दूर लेके जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो साइज को कहा जाता है, निष्पादन भी उसको कहा जाता है। अगला हम देखेंगे दिवाली अमावस्या तथा होली को पूर्णिमा मनाई जाती है। इसको पता है कि दिवाली और अमावस्या और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। दिवाली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली आप देख रहे हैं, दिवाली देख रहे हैं, जो भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। आगे देखेंगे रेड डाटा पुस्तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड डाटा पुस्तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड डाटा पुस्तक। ये वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिससे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण IUCN के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। आगे देखेंगे इसी में कि ऐसे एक सूचना जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। पूरे क्या करता है, सूचना जारी करता है, जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें संकटपन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उनके प्रजातियों का वर्णन किया गया जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है, जो मतलब खत्म होने वाला है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों के ट्रेनेट जाति का नाम दिया गया है, इसको ट्रेनेट जाति कहा जाता है। IUCN के 3 वर्ग संकटपन्न, सबूत और दुर्लभ प्रजातियां ट्रेंडेड जातियों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, उत्तराखंड में जो है स्थित। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला यहीं पे हुआ था और इसकी स्थापना विलुप्तप्राय बंगाल के टाइगर की रक्षा के लिए की गई थी 1936 में। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में ये स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ है, नैनीताल स्थित में है। और बंगाल टाइगरों को बचाने के लिए 1936 में इसमें पहल की गई थी। आगे देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। गिर वन संरक्षित क्षेत्र का स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बीच बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी, सबसे बड़े समूह को। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। एशियाई बब्बर शेर जो है ना, वो यहीं पे है, इसी में गिर राष्ट्रीय अभयारण्य में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो बाघ और बारहसिंगा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडों के लिए मशहूर है जो असम में है। आगे देखेंगे रणथंभौर उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, आप यहाँ पे फिगर रख सकते हैं। अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना इस 9 अप्रैल 1913 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे इसी में अभी देखेंगे डचीगम। डचीगम क्या होता है, वन्य जीव के संरक्षण हुंगलू मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि केवलादेव यघान राष्ट्रीय पशु उद्यान, इस 1925 में पश्चिम अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इस साइबेरियन क्रेम सारस के काम के लिए प्रसिद्ध है। मृग के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौलादेविया घाना राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। कौलादेविया घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, राजस्थान में ही है। पश्चिम अभ्यारण्य से 1956 में घोषित किया हुआ साइबेरियन प्रांत को ये क्या करती है, ये फेमस करती है। केंद्र सारस को ये आगमन के लिए प्रस्तुत करती है। यहाँ पे जो होता है बारिश कम होता है, आप देख लीजिए, पहले भी मैं बता दिया था। और टेकला गांव एक है यहाँ 1600 मीटर पर ऊंचाई, जो राजस्थान के इतवार में। राजस्थान में खेजड़ी ट्री क्लब को पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हुए थे, जो आज 300 साल के बावजूद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और उनकी रक्षा करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो काफ़ी ही एक्टिव थी और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम की। यहाँ शिकार करना, हंटिंग और पेड़ को काटना वर्जित है। यहाँ शिकार करना और पेड़ को काटना क्या है, वर्जित है। रेगिस्तान में होते भी ये गांव हरा भरा, रेगिस्तान में तो है लेकिन ये गांव हरा भरा है खेजड़ी वृक्ष से।
अगला पॉइंट हमारा जो है, अब लगभग करीब आ गए हैं, ये उड़ीसा में है। पट्टचित्र की कला जो एल्युमिनियम की खान में बना हुआ है, उड़ीसा में उपलब्ध है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेंगे इसमें, दादी माँ का नुस्खा जो था वो क्या था। तुमने देखिए, दादी माँ का नुस्खा में था कि गुलाब जल और चीनी बराबर मात्रा में निकालकर शीशी में भर लें। इस कुछ बिंदु नमक की बूंदों को डालें। इससे इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटेगी। ये इनका उपाय था कि सर्दी में त्वचा कभी भी नहीं फटेगी। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। और यहाँ पे मिला कि हमारा मैराथन क्लासेज जो होता है, मैराथन सेशन जो होता है, वहाँ पे यहाँ पे आके पॉइंट हमारा ख़त्म होता है। अब कल से मैथ पेडागोजी मैथ पेडागोजी का वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कंटेंट का हो चाहे कि इसका ही हो। तो ईवीएस का मैं आई होप इसमें जितने भी पॉइंट एग्जाम से आपके आने वाले थे, सारी चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। और मुझे ऐसा नहीं विश्वास है कि आप लोग को ये क्लास बिल्कुल पसंद आएगा, और ज़्यादा पसंद आ रहा है क्लास तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अपडेट आप मेरे चैनल पे पाते रहें और ऐसे ही क्लास आप अपने पाते रहें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग टीचिंग एग्जाम करते हैं। 28 से आप लोगों का एडमिट कार्ड 28 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है सीटेट का। एडमिट कार्ड आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन पहले। प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो वीडियो जाकर देख लें और डाउनलोड करके चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आप छूट जाएँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ। वो होगा मैथ का मैराथन क्लास। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।